प्रश्न आपसे है कि जैसा कि आपने शुरू में भी बताया और बाद में भी कि डब्ल्यूटीओ के अंदर, मतलब डब्ल्यूटीओ कई बार हमने देखा है कि पहले अमेरिका के पक्ष में झुक जाया करता था और अभी चाइना के पक्ष में झुक रहा है, और फार्मा लॉबी भी दुनिया में और डब्ल्यूटीओ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपनी बात मनवा लेती है। तो भारत स्वदेशी आधार पर कैसे इन चीजों से निपटेगा, कैसे जीत सकता है? यदि यूनाइटेडली ये बड़े बड़े कॉरपोरेशन से, बड़े बड़े संस्थान अपना एक वो चलाते हैं, कार्टेल चलाते हैं, तो कैसे स्वदेशी आधार पर इससे भारत निकल सकता है? व्हाट इज द वे आउट? जी, कि हम लोग इन स्वदेशी जागरण मंच के नाते, और मैं स्वयं भी, इन मल्टीनेशनल कंपनियों के कृत्यों के बारे में बहुत दिनों से देख रहा हूँ। स्वदेशी जागरण मंच का जन्म तो 1991 में हुआ था, लेकिन इससे पहले ही स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता बाद में स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण किया, वो सब लोग इस सारे घटनाक्रम से जुड़े हुए थे जो गैट की नेगोशिएशंस का था। क्या हुआ कि पहले एक मंच हुआ करता था जिसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और वहां पर सभी मुल्क आपस में बैठ करके बातचीत करते थे कि आपस में व्यापार कैसे बढ़ाना है। लेकिन बात है लगभग 1988 की, कि इन कंपनियों ने एक अपना कार्टेल बनाया और इन कंपनियों ने कहा कि जिस प्रकार से दुनिया में व्यापार चलता है इससे तो हमें लाभ नहीं होगा, अपने लाभ को कैसे बढ़ाया जाए। तो आपको विश्व व्यापार के कानूनों को बदलना पड़ेगा। वो कानून कैसे बदलेंगे? वो कानून बदलेंगे कि आप जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं गैट के अंदर, उनको आप बाध्यकारी बना दीजिए, बाइंडिंग बना दीजिए। अभी तक बाइंडिंग नहीं थे, क्योंकि एक मंच था, वहां पर फैसले होते थे, लोग कहते थे कि ठीक है, आप अपने घर आ गए वापस, आपने कहा घर में आके देखा, सोचा, विचार किया कि ये फैसला तो ठीक नहीं था, तो हमने कहा कि हम नहीं मानते, हो गया खत्म। कहा कि नहीं, अब आप जो कहोगे वो मानना पड़ेगा, बाध्यकारी हो गए। हमने कहा चलो वो मान भी लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या मानना है? तो उन्होंने कहा 4 विषय आपको मानने का। एक विषय उसमें से ट्रिप्स का विषय था। तो मैं वहां पर ही रुकता हूं, क्योंकि बाकी विषयों के बारे में जाएंगे तो विस्तार में होगा। तो ट्रिप्स में ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यह जो मुद्दा लाए गए, उसमें कहा कि आप सभी सदस्य देशों को अपने अपने आईपीआर कानूनों को बदलना पड़ेगा। वो पेटेंट कानून होगा, वो कॉपीराइट कानून होगा, वो डिजाइन होगा, कोई भी, ये तमाम प्रकार के जितने आईपीआर कानून है, हमारे यहाँ 7 के करीब कानून थे ऐसे, तो उन सबको आपको बदलना पड़ेगा। पेटेंट कानून में क्या बदलाव होगा? पेटेंट कानून में यह बदलाव होगा कि अभी तक प्रोसेस पेटेंट था, प्रोडक्ट पेटेंट। चलो ठीक है, पहले प्रोसेस ही पेटेंट होता था, अब प्रोडक्ट ही पेटेंट। तो प्रोडक्ट पेटेंट होगा तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली उसका भी पेटेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट का तो हो ही गया। और जो सीमा है, समय सीमा, वो 14 साल से बढ़ाकर 20 साल हो गई, यानी उनको ज्यादा प्रोटेक्शन हो गई, और ओवरऑल ज्यादा प्रोटेक्टेड हो गई मल्टीनेशनल कंपनियां, वो कंपनियां जिनके पास पेटेंट राइट्स हैं। ऐसे लगता है कि पेटेंट का मतलब है कि आपने शोध किया, आपने पेटेंट करा लिया, जैसे मैंने कोई पेटेंट करा लिया, आपने कोई पेटेंट करा लिया, उसका कोई मतलब नहीं। पेटेंट वो है जो कंपनियों के पास है और जो कंपनियां उसे फायदा उठाती हैं। दवाई बनाने का पेटेंट उनके पास। ऐसे जितने भी पेटेंट हैं, आपने या किसी और युवा ने कोई पेटेंट लिया, कंपनी उसको खरीद लेगी, क्योंकि उनको अगर लगता है ये लाभकारी है तो उसको खरीद लेंगे। यानी 95% ऑफ द पेटेंट्स आर हेल्ड बाय द कंपनीज। तो वो कंपनियां क्या करती हैं उस पेटेंट का? उससे एकाधिकार हो गया। आपने कोई दवाई बनाई, वो आपने कहा कि हम ही बनाते रहेंगे, 20 साल खत्म हो गए, तो आपने कहा कि हमने दोबारा पेटेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया कि अब पहले तो हम 3 गोली देते थे, अभी 2 ही गोली से काम हो जाएगा।
पहले हम इंजेक्शन से देते थे, अभी हम गोली से देने लग गए, या पहले हम गोली से देते अब इंजेक्शन से देने लग गए। यानी वही साल्ट यदि हम अलग अलग प्रकार से करेंगे, तो हमने कहा कि हम ये बात नहीं मानते कि कोई भी फॉर्मूला आप चेंज कर दोगे और आप कहोगे कि नया पेटेंट दे दो, हम नहीं मानते। तो हमने अपने कानून में लिखा, इंडियन पेटेंट एक्ट में, कि mere a frivolous change in the dosage or like that will not be considered for repatenting. यानी repatenting, evergreening of patent हमने मना कर दिया। इससे बड़ी तकलीफ है उन कंपनी को। लेकिन भारत का जो पेटेंट कानून है, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के बाद बना, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। ये होता है, हमने कंपनियों को बांधने के लिए, उसमें स्वदेशी जागरण की एक बड़ी भूमिका रही। हमने कंपनियों को बांधने के लिए वो पेटेंट की जो व्यवस्था थी रीपेटेंटिंग की, उसको समाप्त किया आर्टिकल 3D के अंतर्गत। सीड्स और प्लांट्स पेटेंट नहीं हो सकेंगे, आर्टिकल 3J ऐड किया। जो जेनरिक दवाइयां हैं वो बनती रहेंगी, यानी कोई भी साल्ट नेम से कोई भी दवाई जो ऑफ पेटेंट हो गई है वो बनाएंगे लोग। आप देखते हैं जेनरिक दवाइयां, अगर दवाई को 100 रुपए की मिलती है, जेनरिक दवाई 5 रुपए की मिल जाती है। ऐसी सब चीजें हमने अपने पेटेंट कानून में लाए। लेकिन दुनिया भर की जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, अमेरिका में हो दूसरी जगह हो, वो बहुत महंगा सामान बेचती हैं और वो पावरफुल होती चली गई। अभी भी आप देखिए कि टीका के बारे में जो फाइजर कंपनी जिसका आप नाम ले रहे थे, उसका जो रेवेन्यू इस साल का होने वाला है वो $26 अरब का है। एक ही कंपनी का रेवेन्यू $26 अरब। खर्चा कितना होता है हम लोग जानते हैं। जो टीका वो 3000 रुपए का बेच रहे हैं, भारत में वो टीका 150 रुपए में खरीदा है। अब जान रहे हैं कि जो टीका वहां 3000, 3500, 4000 रुपए का मिल रहा है, हमने 150 रुपए में यहाँ पर लोगों को लगाया। कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी जो जितने उनके रेवेन्यूज हैं, उसके अनुपात में कई गुना ज्यादा उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। और ऐसे प्रॉफिट उन्होंने पिछले 30 सालों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव अर्न। वो छोटी मोटी चीज नहीं है, दे आर वेरी पावरफुल। और मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये एमएनसीज इतनी पावरफुल हैं कि किसी भी राष्ट्रपति को बनने से रोक सकती हैं, किसी को राष्ट्रपति बना सकती हैं अपनी ताकत के आधार पर। आजकल नए नए प्रकार की कंपनियां आ गई हैं, वो सोशल मीडिया कंपनी है, दूसरी है, लेकिन ये कॉर्पोरेट्स जो हैं ये इतने पावरफुल हो जाते हैं, इतने पैसा होता है इनके पास। हम ये रामन श्याम कंपनी नहीं है, ये फाइजर है जिसकी $26 अरब का जो एक साल का रेवेन्यू है। ये वो लोग हैं, बिल गेट्स है जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारों में जाकर के इन्फ्लुएंस किया हुआ है। बिल गेट्स जो है वो एक कंपनी नहीं है, वो कंपनियों के समूह को कंट्रोल करने वाला है। जब उसने कहा ना, जब स्वदेशी जागरण मंच ने उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, लॉकडाउन के अंदर भी ऑनलाइन प्रदर्शन, जब बिल गेट्स ने कहा था कि मैं फार्मूला देने के पक्ष में नहीं हूं, भाई आपका क्या मतलब है फार्मूले से? इसका मतलब ये है कि बिल गेट्स ने दुनिया भर की कंपनियों को फंडिंग की है और वो फंडिंग के माध्यम से वो कंपनियां, उनके पास जो आईपीआर है वो उसके अधिकार में है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं आईपीआर नहीं देने दूंगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपना फार्मूला देने के लिए तैयार है, लेकिन बिल गेट्स कहते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों भैया? उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप नहीं दोगे। सीरम इंस्टीट्यूट को $300 मिलियन दिए हैं, तो सीरम इंस्टीट्यूट भारत सरकार की बात मानेगी या बिल गेट्स की बात मानेगी? आप कल्पना कीजिए कि दुनिया में जितने बड़े बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन सब को फंडिंग करने का काम बिल गेट्स ने किया है। और ये कंपनियों का समूह मैं जब कहता हूं तो दे आर सो वेरी पावरफुल
कि उन्होंने गावी के नाम से एक नया संगठन बनाया, मतलब पहले से संगठन था, उसको एक नया काम दिया। वो काम ये दिया कि आप दुनिया भर के मुल्कों से ऑर्डर्स लो जो बाइंडिंग होंगे, आप इतनी वैक्सीन खरीदोगे, आप इतनी वैक्सीन खरीदोगे, आप इतनी वैक्सीन खरीदोगे, कीमत भी नहीं बताई, और सबसे ऑर्डर प्रोक्योर करने की बात की। भारत ने ऑर्डर नहीं दिया, भारत ने गावी की बात नहीं मानी, बिल गेट्स की बात नहीं मानी। तो हमारा ये कहने का अभिप्राय है कि दुनिया भर की कंपनियां गिद्ध की तरह इस मानवता के ऊपर आए हुए संकट से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश कर रही है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच ये कोशिश में है कि हम इन गिद्धों को सफल नहीं होने देंगे। मानवता के ऊपर आए हुए इस खतरे के कारण दुनिया के मानवता खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। और इसलिए हम वो तमाम प्रयास करेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो, चाहे वो देश के स्तर पर प्रयास हो, चाहे भारत सरकार को समझाना पड़े, तो चाहे अमेरिका की सरकार को समझाना पड़े, तो चाहे यूरोप की सरकार को समझाना पड़े, या पूरी दुनिया के लोगों को समझा करके डेमोक्रेटिक तरीके से हम ये बदलाव लाएं। ये प्रयास हम सब लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। स्वदेशी जागरण मंच एक मंच है जो रिफ्लेक्ट करता है देश की आवाज को। इसलिए आप जानते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच जो विषय उठाता है पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है। तो ऐसे में हम अपने उस जो देश के लोगों का हमारे प्रति प्रेम है, जो हमारे प्रति उनकी अपेक्षा है, उस पर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और इन गिद्धों को हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। बहुत धन्यवाद अश्विनी महाजन जी, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी आसान भाषा में ये सब